नमस्कार। आज हम आरोग्य चर्चा के इस 5वें सत्र में मिल रहे हैं। हम ये पांचों सत्र जो है वो इम्यूनिटी और आयुर्वेद ऐसा फोकस करके हम और दूसरी बात है कि इम्यूनिटी कैसी पाई जाए ये हम देख रहे हैं। लेकिन ये इम्यूनिटी क्यों पानी है वो भी देखना जरूरी है। इम्यूनिटी क्या है कि आयुर्वेद में इसकी व्याख्या की है कि व्याधि क्षमत्व नाम व्याधि बल प्रतिरोधित्व। इसका मतलब ऐसा है, व्याधि का बल और हमारे शरीर का बल अगर हम कंपेयर करें तो अगर व्याधि का बल कम हो जाता है तो हम व्याधि पाते नहीं है या फिर हमको व्याधि नहीं होता है। और अगर हमारे शरीर का बल कम है और व्याधि का बल अगर ज्यादा है तो क्या होता है, शरीर जो है वो व्याधिग्रस्त हो जाता है। इसी के कारण अगर हमको अच्छी तरह से आरोग्य प्राप्त करना है तो हमें ये व्याधि क्षमत्व प्राप्त करना जरूरी है। ये व्याधि क्षमत्व हम कैसे प्राप्त करें यही देखने के लिए आज हम देख रहे हैं कि इम्यूनिटी कैसी पाई जाए। तो इसमें एक बात महत्वपूर्ण है, हमने आहार कौन सी होना चाहिए, विहार क्या होना चाहिए, दिनचर्या क्या होनी चाहिए, ये सब हमने देख लिया है। आहार विहार दिनचर्या इन सबको जब भी हम देखते हैं तो आहार विहार दिनचर्या ये जब भी हम देखते हैं तो इसमें आयुर्वेद के जो महत्वपूर्ण बातें है कि पंचकर्म, ये पंचकर्म का इसमें क्या रोल है वो भी हमको देखना है। अगर ये पंचकर्म क्या है, उसका रोल क्या है, ये अगर हमको देखना है तो पंचकर्म पहले क्या काम करते हैं ये हम देखेंगे। जब भी दोष शरीर में है, आयुर्वेद के जरिए हम देखते हैं कि शरीर में वात पित्त और कफ ये तीन दोष रहते हैं। ये तीन दोष जब भी बढ़ जाते हैं तो आरोग्य दूर होके रोग प्राप्ति हो जाती है। रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम और रोगता। अगर दोषों का वैषम्य हो गया है तो उधर क्या होता है, तो आरोग्यता, अगर दोष वैषम्य है तो निरोगी जो है शरीर वो नहीं रहता है, रोगग्रस्त हो जाता है। तो अगर ये दोष वैषम्य थोड़े बहुत प्रमाण में है, मध्यम प्रमाण में है और ज्यादा प्रमाण में है तो क्या करना है, तो चिकित्सा अलग अलग रहेगी। अगर ये जो बढ़े हुए दोष है, वृद्ध दोष है, ये अगर थोड़े ही बढ़े हुए है तो क्या करना है, तो शमन चिकित्सा करनी है। इसी का मतलब है कि दवा लेके हम हमारे शरीर के जो वात पित्त कफ है उनको साम्यावस्था में पा सकते हैं। इसमें एक बहुत ही अच्छा उदाहरण चरक संहिता में दिया है। अगर एक हाथ तालाब है और उसमें थोड़ा पानी बढ़ गया है तो ये पानी कम कैसे करे, तो ये पानी कम करने के लिए जो सूर्य का संताप यानी जो हीट रहता है सन से आके वो जो हीट है उससे ही पानी वो थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। ऐसी जो है वो शमन चिकित्सा है। और बहुत ही ज्यादा अगर बाढ़ आई है, दोष बहुत ही शरीर में बढ़ गए हैं, तो बाढ़ आती है तो क्या करते हैं कि जो उसको बांध है वो छोड़ देते हैं। हम देखते हैं कि डैम में बहुत सारा पानी अगर भर गया है तो डैम के जो दरवाजे रहते हैं वो ओपन कर देते हैं, डोर्स उसके डैम के ओपन किया जाता है। तो शरीर में जो दोष है वो बह के बाहर निकल जाते हैं। यही काम पंचकर्म करता है। पंचकर्म आपको शायद मालूम होगा कि वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण, ये पांच जो है वो पंचकर्म है। शरीर में अगर दोष बहुत ही ज्यादा बढ़े हुए हैं तो ये जैसे हम डोर ओपन करके जो डैम है उसका पानी कम कर रहे हैं, वैसे ही कफ निकालने के लिए वमन किया जाता है, पित्त निकालने के लिए विरेचन किया जाता है और शरीर में जो वात रहता है वो कम करने के लिए, उसका शमन या फिर शोधन करने के लिए शरीर में बस्ती दिया जाता है। तो यही इम्पोर्टेंस है पंचकर्म का कि शरीर में बहुत ज्यादा अगर दोष बढ़ गए हैं तो हम अगर इमीडिएटली पंचकर्म करके दोष साम्य प्रस्थापित करते हैं तो क्या होता है, तो रिजल्ट्स भी इमीडिएट आते हैं।
कभी कभी ऐसा एक ये है कि समाज में कि आयुर्वेद, हाँ थोड़ा बहुत तो टाइम उसको लगता ही है, लेकिन आयुर्वेद चिकित्सा को टाइम लगता है ऐसा नहीं है। अगर हम पंचकर्म करते हैं तो जरूर और जल्दी हमको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। और भी एक बात है कि बहुत दिन होने के बाद, इधर उधर घूमने के बाद, बहुत सारी ट्रीटमेंट होने के बाद हमारे पेशेंट जनरली हमारे पास आते हैं। आजकल ये बहुत ज्यादा चेंज हो गया है कि एक दो दिन हो गए कुछ सर्दी खांसी है तो इमीडिएटली पेशेंट आ जाते हैं। अदरवाइज पेशेंट्स जो है वो जनरली क्रॉनिक होके ही आयुर्वेद के पास आ जाते हैं, ऐसा देखा जाता था। लेकिन इसी के कारण वो थोड़ा टाइम लेते हैं, क्योंकि किधर भी वो अच्छे नहीं हुए हैं, इसी के लिए आयुर्वेद के पास आते थे। लेकिन आजकल ट्रेंड बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया है। क्या चेंज हो गया है, तो जनरली ये भी पाया जाता है कि बहुत सारे छोटे बच्चे भी आजकल आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत अच्छे से लेते हैं। इवन पंचकर्म के लिए भी बहुत सारे छोटे बच्चे अच्छे से तैयार भी हो जाते हैं। आप सोचेंगे कि ये कम उम्र में बच्चों को भी वमन देते हैं क्या, विरेचन देते हैं क्या, पंचकर्म करते हैं क्या? तो हाँ, अगर उनको वो अवस्था है तो जरूर हम करते हैं, और उसका परिणाम भी हम बहुत ही अच्छा देख रहे हैं क्लिनिक में जब भी हम पेशेंट्स देखते हैं तभी। कफरोगेशु वमनम विशेषतः पूर्ण के, ऐसे बोला है। बहुत छोटे बच्चे रहते हैं, उनको जनरली पंचकर्म नहीं किया जाता ऐसा लगता है, लेकिन स्वस्थ वृत्तकर पंचकर्म एक भाग है और व्याधि शमन के लिए पंचकर्म रहता है वो दूसरा भाग है। वो व्याधि शमन पंचकर्म जो है वो कोई भी अलग अलग ये जो वय की अवस्था रहती है उसमें किया जाता है। तो ये पंचकर्म क्या है और कौन से पंचकर्म कभी करने हैं, ये इनकी जो जानकारी दे रहे हैं वो डॉक्टर वैशाली है। So Dr. Vaishali, you can continue. Okay, you can share the screen and start. नमस्कार, मैं डॉक्टर वैशाली आप सभी श्रोतागणों का आयुर्वेद चर्चा के इस सत्र में स्वागत करती हूँ। आज हम पंचकर्म और इम्यूनिटी इस विषय पर बातचीत करेंगे। तो जैसे पंचकर्म का मतलब क्या है या फिर पंचकर्म 5 ही क्यों है, ऐसा प्रश्न आपके मन में उपस्थित हुआ होगा। तो जैसे हर शास्त्र के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं, उसी तरह संख्या कहकर विवरण करना यह आयुर्वेद की खासियत रही है। जैसे त्रिदोष सिद्धांत बताया गया है, वात पित्त कफ, या फिर पंचमहाभूत सिद्धांत बताया गया है, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश। इसी तरह चिकित्सा के दृष्टिकोण से पंचकर्म बताए गए हैं। तो हमारे शरीर में, सॉरी मैं स्लाइड शो कर देती हूँ। तो हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स आए दिन बनते रहते हैं, तो इन्हें हमें शरीर से बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। यदि हम इसे शरीर से बाहर नहीं निकालते तो वे भयंकर व्याधि उत्पन्न कर देते हैं। इसीलिए इन दोषों को शरीर से निकालने के लिए पंचकर्म किया जाता है। जैसे इसका जो महत्व है वह बताने के लिए आयुर्वेद में बताया गया है, दोषः कदाचित कुपेन्ति जीता लंघन पाचनैः जीता संशोधनैर्तु निर्दिशं पुनरुद्भवः। मतलब किसी रोग में हम लघुपाचित आहार देकर और जो औषधियाँ देकर रोगों को शमन कर देते हैं, किंतु वह पुनः पुनः उत्पन्न हो सकता है। लेकिन जिन व्याधियों में हम संशोधन पंचकर्म द्वारा दोष का निराहरण कर देते हैं, वह व्याधि उत्पन्न नहीं हो सकते। यह इसका वैशिष्ट्य बताया गया है। यह जो पंचकर्म है वह 2 भागों में विभक्त किया गया है, जैसे स्वस्थ वृत्तकर पंचकर्म और व्याधि पंचकर्म। आयुर्वेद का प्रयोजन ही यह बताया गया है कि स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आर्त से रोगोन्मुक्त, मतलब जिन्हें व्याधि उत्पन्न हो गए हैं उनके व्याधियों को विनाश करना। तो इसी के अंडर, स्वस्थ वृत्त के अंडर जो दिनचर्योक्त या फिर ऋतुचर्योक्त जो पंचकर्म आते हैं, डेली रेजिमेन आते हैं, वह सब स्वस्थ वृत्त के अंडर आ जाते हैं। इसी के साथ कर्म मतलब रिजुविनेशन थेरेपी, एंटीजन थेरेपी जिन्हें लेनी होती है, वे जो थेरेपीज होती है उन्हें लेने के पूर्व भी पंचकर्म करना बेहद ज़रूरी होता है। तो वे सब पंचकर्म स्वस्थ वृत्त के अंडर आ जाते हैं। इसी के साथ व्याधि हर पंचकर्म बताए गए हैं। जैसे किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसने बस्ती कर्म कर लिया, या फिर जैसे स्किन डिसऑर्डर है तो विरेचन कर्म कर लिया। तो ये सब जो है तो वह व्याधि हर के अंडर आ जाते हैं। तो अब हम देखेंगे सीजनल पंचकर्म क्या है। तो हमारी लाइफस्टाइल भी अच्छी है, हम अच्छा खाना भी खा रहे हैं, जो हमारा रूटीन है वो भी अच्छा है, लेकिन फिर भी कभी कभी दोषों की उत्पत्ति हो जाती है, डिसीजेस उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो जैसे
जो ऋतुएं होती है, रेनी सीजन है, ऑटम सीजन है, स्प्रिंग सीजन है, इनके अनुसार भी दोषों की उत्पत्ति होती रहती है। जैसे रेनी सीजन में वात के प्रकोप होने से मतलब संधिवात है या फिर जॉइंट डिसऑर्डर है, वो ज़्यादा करके उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे में हमें बस्ती कर्म बहुत ही लाभदायी होता है। दूसरा ऋतु जो है वो ऑटम सीजन है, जिसे हम अक्टूबर हीट के नाम से जानते हैं। तो इसमें अगर पित्त की और रक्त के दूषित होने से व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती है, शरीर में बहुत ज़्यादा दाह उत्पन्न हो जाना या फिर यूरिन के प्रॉब्लम्स हो जाना, तो इसमें हम विरेचन कर्म, रक्तमोक्षण कर्म दे सकते हैं। इसी के साथ अब हम देखेंगे स्प्रिंग सीजन, जिसे हम वसंत ऋतु कहते हैं, जो कि फरवरी मार्च के दौरान आता है। तो इसमें अगर साइनोसाइटिस या अस्थमा इन जैसे जो अगर व्याधियाँ उत्पन्न होती है, तो इसमें कफ को शोधन करने के लिए हम वमन और नस्य कर्म दे सकते हैं। तो ये हमें क्यों करना है? तो ताकि हमारे शरीर में इम्यूनिटी बनी रहे, और एक तो हम बीमार ना पड़े, और अगर हम बीमार पड़ते हो तो उससे हम जल्दी से बाहर आ जाए, जल्दी से हम अच्छे हो जाए। इसीलिए सीजनल पंचकर्म बहुत ही फायदेमंद दिखाई देता है। तो अब हम देखेंगे कि पंचकर्म जो होता है वो 3 स्टेजेस में काम करता है: पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। तो हर एक कार्य करने के लिए जैसे हमें तैयारी करनी होती है, इसी तरह पंचकर्म करने के पूर्व हमें शरीर को तैयार करना होता है। इसीलिए हम पूर्व कर्म करते हैं, जिसे प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। इसके बाद हम करते हैं मेन पंचकर्म, जो वमन, विरेचन आदि कर्म है, जो हम आगे चल के बात करने वाले हैं। वे प्रधान कर्म में आते हैं। और पश्चात कर्म वे है जो पंचकर्म के बाद हमें जो डाइट फॉलो करना है, जो रूल्स होते हैं वो फॉलो करने होते हैं, जो ट्रीटमेंट लेनी होती है, वह सभी पश्चात कर्म में आ जाते हैं। तो हम देखेंगे पूर्व कर्म क्या है। तो हमें शरीर को तैयार करना है ताकि हम पंचकर्म करवा सकें। तो इसमें आपका डाइजेस्टिव फायर जो होता है, जो डाइजेशन होता है, वो इन्हांस होना, अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम इसमें घी पीने के लिए देते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे मेडिसिन है आयुर्वेद शास्त्र में कर्म करने के लिए, जिससे आपका डाइजेस्टिव फायर बढ़ जाता है। तो वो आपको खाना होता है। इसी के साथ अब हम देखेंगे स्नेहन कर्म क्या है। स्नेहन और स्वेदन ये पूर्व कर्म में किए जाते हैं। तो स्नेहन कर्म से क्या होता है, आपके शरीर में जो चुपके हुए दोष होते हैं स्रोतसों में, आपके बॉडी के चैनल्स में, तो उनको वहां से निकाल लाना, उनको वहां से पिघला कर बाहर निकाल लाना, यह कार्य जो होता है वो स्नेहन से किया जाता है। इसमें आपको 7 डेज तक अभ्यंग करना होता है। इसी के साथ आपको 7 दिन तक घी भी पीना होता है। आपके अग्नि मतलब डाइजेस्टिव फायर के अनुसार घी पीना होता है। इसी के साथ हम स्वेदन थेरेपी भी देखते हैं। इसमें फर्मेंटेशन थेरेपी रहती है, जो आपको 7 दिन तक दशमूल आदि जो महत्वपूर्ण कषाय बताए गए हैं, उनकी मतलब सहायता से आपको फर्मेंटेशन दिया जाता है करीबन 7 दिन तक। तो ये स्नेहन स्वेदन से क्या हो जाता है, आपकी वात की गति नियमित हो जाती है, और जो दोष होते हैं वह अपने स्थान से निकल कर कोष्ठ में मतलब स्टमक में आने के बाद हम वमन, विरेचन आदि द्वारा, वोमिटिंग और पेरगेशन थेरेपी द्वारा उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो इसी से शोधन हो जाता है। अब हम देखेंगे जो स्नेहन कर्म है उसके कुछ टाइप्स बताए गए हैं, जो कि हम स्थानिक पंचकर्म के अनुसार भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप पिक्चर्स में देख सकते होंगे। मैम पिक्चर्स दिसतात आहे याच्यावरती? तो जैसे हम देख सकते हैं, जानु बस्ती है, शिरोधारा है, हृदय बस्ती है, नेत्र तरफ में बहुत ज़्यादा लालिमा आ जाना, थकावट आ जाना, या फिर बहुत ज़्यादा स्पेक्स का नंबर भी बढ़ जाता है। ऐसी अवस्था में हम नेत्र तर्पण कर सकते हैं। इसके सिवाय जो क्रोनिक हार्ट डिसीज है, तो उसमें भी मतलब जो सर्कुलेशन है वह बढ़ने के लिए, पाल्पिटेशंस कम होने के लिए, और स्थानिक जो मांसपेशी बताई गई है उन्हें बल प्राप्त होने के लिए हृदय बस्ती की जाती है। और जानु बस्ती भी जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिक है या फिर ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस अगर ज़्यादा है, तो उसमें जानु बस्ती बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। इसी के साथ शिरोधारा बताई गई है। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, नींद नहीं आती है, या फिर हेयर प्रॉब्लम्स है, जैसे हेयर ग्रे होना, हेयर फॉल हो जाना, या फिर जैसे स्काल्प में फुंसियाँ उत्पन्न हो जाना, इस जैसे प्रॉब्लम्स, या फिर कंसंट्रेशन बहुत लो है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, ऐसे जो लोग होते हैं उनमें शिरोधारा बहुत ही फायदेमंद सिद्ध हुई है। इसी के साथ अब हम देखेंगे पिंड स्वेद, मतलब ये स्वेदन का ही एक टाइप है, लेकिन ये लोकलाइज हम यूज कर सकते हैं। तो जो बहुत सारी वात व्याधियाँ होती है, जैसे लंबर के प्रॉब्लम्स है, मतलब लंबर स्पॉन्डिलिसिस है, उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, पैरालिसिस के पेशेंट है, पोलियो माइलेटिस के पेशेंट है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के, और बहुत क्रूश जो पेशेंट है जिनको अच्छे से मतलब गृहण चिकित्सा चाहिए, थोड़ा-सा हेल्दीनेस चाहिए, ऐसे लोगों में भी हम पिंड स्वेद करवाते हैं। तो इसमें क्षीर और डिकॉक्शन की सहायता से पोटली जो बनाते हैं उसकी सहायता से हम स्वेदन कर्म करते हैं। तो इससे आपके शरीर में दृढ़ता बनी रहती है, इम्यूनिटी इन्हांस हो जाती है, आपका कॉम्प्लेक्शन बढ़ जाता है, और इसी के साथ वात की गति नियमित होने के कारण आपका मन भी शांत होता है, और इंद्रियाँ भी बहुत ही अच्छे से कार्य करने लगती है। ये इसके बेनिफिट्स बताए गए हैं। अब हम देखेंगे पूर्व कर्म हमने देख लिया, स्नेहन, स्वेदन, पाचन। अब हम देखेंगे प्रधान कर्म क्या है। तो इसमें बेसिक
पंचकर्म आते हैं। तो जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, वमन है, विरेचन है, नस्य है, बस्ती है, रक्त मोक्षण है। तो ये सिद्धांत ही बताया गया है। जैसे वमन के लिए, वमन जो है वो कफ वैद्यों में दिया जाता है, पित्त वैद्यों में विरेचन दिया जाता है। उसी के साथ जो वात वैद्य होती है उनमें वस्ती कर्म किया जाता है। और रेस्ट जो है नस्य कर्म, रक्त मोक्षण, वह भी हम आगे चलकर विस्तृत विवरण करने वाले हैं। तो अब हम देखेंगे वमन कर्म क्या है। तो वमन कर्म यह जो है वह बेसिकली कफ के जो वैद्य होते हैं उनमें दिया जाता है। और जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स होते हैं तो वो वसंत ऋतु में, मतलब फरवरी मार्च के दौरान आप ले सकते हो वह। और यह जो है उसमें ऊर्ध्व मार्ग से, जैसे कि जो दोष स्टमक में आ जाते हैं उसमें वॉमिटिंग थेरेपी द्वारा उसे बाहर निकाला जाता है मुंह से, तो इसे वमन कर्म कहा जाता है। तो ये बहुत सारे वैद्यों में भी कार्यरत होता है। जैसे आप देख सकते हो स्किन के ऊपर, ब्रोंकियल अस्थमा है, साइनोसाइटिस है, स्किन डिसऑर्डर है। इसके सिवाय भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, थायराइड प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी है, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस है, बहुत ज़्यादा अपचन के अगर व्याधि है, बहुत ज़्यादा मुंह बार बार आ रहा है, तो ऐसे व्याधियों में हम वमन कर्म कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे विरेचन कर्म क्या है। तो विरेचन कर्म ये जो है पित्त के व्याधियों में ज़्यादातर दिया जाता है। नॉर्मल जो लोग होते हैं हेल्दी इंडिविजुअल्स, तो वो शरद ऋतु में, मतलब अक्टूबर के दौरान विरेचन कर्म ले सकते हैं एज अ सीजनल पंचकर्म करके। तो इसमें जो होता है, जो दोष होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं शरीर में जो बनते हैं, तो वो अधोमार्ग से, मतलब आपको परगेटिव थेरेपी जो रहती है वह पेट साफ होने की दवाई देकर वह निकाला जाता है शरीर से बाहर, तो इसे विरेचन कर्म कहा जाता है। तो ये बहुत सारे व्याधियों में उपयुक्त है, जैसे पेट में पानी हो जाना, असाइटिस है, एनीमिया है, जॉन्डिस है, कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स है, क्रॉनिक फीवर अगर किसी को बहुत ज़्यादा हो गया है, विटिलिगो के पेशेंट है, स्किन डिसऑर्डर है, ओबेसिटी है। इसके सिवाय हाइपरथायरॉयडिज्म में भी ये दे सकते हैं, इनफर्टिलिटी, हार्मोन इम्बैलेंस है, इन सभी में विरेचन कर्म बहुत ही फायदेमंद होता है। अब हम देखेंगे नस्य कर्म क्या है। तो नस्य कर्म जो है वह नासा से दिया जाता है, नाक से दिया जाता है, इसीलिए इसको नस्य कर्म कहा जाता है। तो मेडिकेटेड जो ऑयल्स होते हैं या फिर घी होते हैं, चूर्ण होते हैं, उन्हें नासा मार्ग द्वारा दिया जाता है। इसके कारण क्या होता है, जो मतलब जो दूषित कफ होता है, जो दूषित दोष टॉक्सिन्स होते हैं, वह निकल जाते हैं। तो ये जो नस्य कर्म है नासा ही शीर्षो द्वारम, नाक को शीर का द्वार बताने के कारण बताया गया है। तो ये बहुत सारे व्याधियां होती है, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस में ये बहुत ही अच्छा सिद्ध, मतलब अच्छे से काम करता है। कम हो जाते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस के सिम्टम्स, माइग्रेन के सिम्टम, फेशियल पाल्सी के, या फिर आपको पैरालिसिस के अगर सिम्टम्स रहेंगे तो भी ये बहुत ही अच्छे से होता है। फ्रोजन शोल्डर के सिम्टम्स रहेंगे तो इसमें भी अच्छा कार्यरत होता है। इसके सिवाय भी अगर स्पीच डिसऑर्डर है, या फिर हेयर प्रॉब्लम है, हेयर ग्रेइंग, या फिर बालों का बहुत झड़ना, इंद्रियों का अगर मतलब इंद्रियां अच्छे से काम नहीं कर रही है, इंसोम्निया है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है, तो इसमें भी मेंस्ट्रुएशन रेगुलर करने के लिए नस्य कर्म बहुत ही अच्छा फायदेमंद होता है। अब हम देखेंगे बस्ती कर्म। तो बस्ती कर्म बहुत ही अच्छी चिकित्सा बताई गई है आयुर्वेद क्षेत्र में। इसका बहुत ही इसे सराहाया गया है कि इसको व्यापक दृष्टि से देखा गया है। इसका ऐसा नहीं ये जैसे मेडिकेटेड इनिमास है ऐसे नहीं है। तो इससे सिर्फ दोष शरीर से बाहर नहीं निकल जाते, जो मल है उसका निकलना इसमें अपेक्षित सिर्फ उतना ही अपेक्षित नहीं है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ साथ आपके पूरे शरीर के ऊपर इसका बहुत ही अच्छा परिणाम आता है। शरीर के हर अंग के ऊपर इसका बहुत ही अच्छा परिणाम आता है। जैसे ये चक्षुष से बताई गई है, आपकी आंखों के लिए हितकर बताई गई है। इसके सिवाय यह वर्ण को, कॉम्प्लेक्शन को बढ़ाती है, आपके इम्यूनिटी को, बल को बढ़ाती है। इसके सिवाय जो मतलब जो क्रूश पेशेंट होते हैं उनको सुदृढ़ बनाने के लिए भी यह मतलब ब्रूहन चिकित्सा के लिए भी यूज की जाती है। और जो ओबेस पेशेंट है तो उन्हें थीन बनाने के लिए भी यह यूज की जाती है। तो इसका जो परिणाम है वह व्यापक दृष्टि से है, यह सिर्फ एक के ऊपर काम नहीं करती। इसीलिए जो बहुत सारे व्याधि बताए गए हैं उसमें भी यह मतलब दी जाती है। और जैसे आप देख सकते हो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, या फिर मसल एट्रोफी है, मसल का कम हो जाना, ये इसमें मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स है, ओबेसिटी है, या फिर थायराइड प्रॉब्लम है, इसमें भी दी जाती है। हार्मोन इम्बैलेंस है, इनफर्टिलिटी में भी यह यूज की जाती है। इसके सिवाय मतलब जिनको बलवर्ण इनको बढ़ाना है, ओज को बढ़ाना है, इम्यूनिटी बढ़ाना है, खास इसके लिए भी इनिमा दिए जाते हैं। तो ये सब बस्ती के चिकित्सा बताई गई है। इसको चिकित्सा में आदि चिकित्सा, इतना इसका महत्व बताया गया है।
अब हम देखेंगे इसका एक सब टाइप बताया गया है जिसे उत्तर बस्ती कहते हैं। तो उत्तर बस्ती यह जो है जैसे कि जो महिलाएँ होती हैं उनका स्वास्थ्य जो होता है वो रेगुलर मेंस्ट्रुएशन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। लेकिन जैसे किसी में एंडोमेट्रियोसिस का होना या फिर यूटेराइन फाइब्रॉइड का होना, इन वजह से उनको उनका जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो रेगुलर नहीं होता है। थायराइड डिसऑर्डर में भी ऐसा हो सकता है। तो इनमें भी ये उत्तर बस्ती दी जा सकती है। इसके सिवाय भी किसी-किसी में ट्यूबल ब्लॉकेजेस होते हैं या फिर इनफर्टिलिटी होती है। तो ऐसी अवस्था में ये उत्तर बस्ती जो है वो बहुत ही अच्छी कार्य सिद्ध हुई है। अब हम देखेंगे रक्त मोक्षण। अब जैसे कि कहा जाता है कि पंच मतलब आयुर्वेद ट्रीटमेंट है उसमें बहुत देर लगती है, बहुत देर से इफ़ेक्ट आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आयुर्वेद में रक्त मोक्षण चिकित्सा, अग्निकर्म चिकित्सा ये ऐसी चिकित्सा बताई गई है जिससे आपको तुरंत लाभ मिलता है। तो उसमें से एक है रक्त मोक्षण चिकित्सा, इसे सद्य फलदायी चिकित्सा माना गया है। तो जैसे हमारे शरीर से अराउंड 30 टू 50 सीसी इतने स्मॉल अमाउंट में इसमें जो दूषित रक्त होता है उसे निकाला जाता है। तो इसके 2 टाइप्स बताए गए हैं। जैसे सर्वांगगत अगर वातदुष्ट मतलब शरीर में रक्तदुष्टि है, वातदुष्टि है, जिसके कारण व्याधि उत्पन्न हो गई है, तो उसमें हम सीरावेद कर सकते हैं। तो ये जो स्काल्प पेन होती है उसका यूज़ करते हुए हम इतने स्मॉल अमाउंट में ब्लड लेटिंग कर लेते हैं, तो उससे सब सिम्पटम्स जो होते हैं वो कम पाए जाते हैं। इसी के साथ जो सुकुमार लोग होते हैं जिन्हें सहन नहीं हो पाता, बाल होते हैं, वृद्ध होते हैं, तो उनमें हम जलोकाचरण करते हैं। तो जलोकाचरण मतलब लीच थेरेपी रहती है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो यहाँ पे जलोका लगाई हुई है। तो ये जो जलोका होती है तो शरीर का जो अशुद्ध रक्त होती है उसे बाहर निकालने के लिए यह लगाई जाती है। तो इससे भी जो स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं वो कम पाए जाते हैं। या फिर जहाँ पे एक्यूट पेन है, जैसे गाउट में बहुत एक्यूट पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, बॉयल्स होता है, बहुत ज़्यादा पिंपल्स आना, इसमें भी रक्तमोक्षण करवा सकते हैं। इसी के साथ शरीर में दुर्गंध आना, इसमें भी हम रक्तमोक्षण करवा सकते हैं। एलोपेशिया का होना, अर्टिकेरिया का होना, इसमें भी हम रक्तमोक्षण करवा सकते हैं। अब हम देखेंगे अग्निकर्म। तो अग्निकर्म भी इंस्टेंट चिकित्सा है, इसमें तुरंत ही लाभ मिलता है। तो इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ शलाका यूज़ की जाती है, जैसे सुवर्ण शलाका, सोने की शलाका होती है, चांदी की शलाका होती है, या फिर पंचधातु से मिलाकर शलाका बनाई जाती है। तो उसका यूज़ करते हुए जहाँ-जहाँ पर जॉइंट में ज़्यादा पेन है, जैसे कि लंबस स्पॉन्डिलोसिस में भी बहुत ज़्यादा पेन रहता है, उसमें भी हम कर सकते हैं, या फिर फ्रोज़न शोल्डर में कर सकते हैं, या फिर स्टिफनेस ऑफ जॉइंट है, या फिर पाइल्स है, या फिर वॉट्स जहाँ-जहाँ पे है, सिस्ट जहाँ-जहाँ पर है, तो इन सभी में हम अग्निकर्म करवा सकते हैं। इसी के साथ एक चूर्ण से बनाई गई देवदारू शलाका एक नई बनाई जाती है, तो यह बहुत ही अच्छी मानी जाती है। जिनको डायबिटीज़ है उनमें अग्निकर्म उससे कर सकते हैं। तो इससे जो पेन होता है वो तुरंत ही कम हो जाता है। अब हम देखेंगे पश्चात कर्म। तो हमने पंचकर्म करवा लिया है, लेकिन इसके बाद हम तुरंत ही जो व्यक्ति और जो रुग्ण या व्यक्ति होता है उन्हें डायरेक्टली हम नॉर्मल फूड नहीं दे सकते हैं। ऐसी अवस्थाओं में क्या करना होता है, तो जैसे चावल का पानी दे दिया, या फिर शिकंजी, या फिर दाल चावल की खिचड़ी बनाते हैं हम लोग वो, या फुल्का। ऐसे जो रेजिमेंट्स फूड का जो वेरिएशंस होते हैं वो देकर हम डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करते हैं, ताकि आगे चल वो अच्छे से जो फायर होता है उसकी वजह से पूरे धातुओं का पचन भी अच्छा हो, और खाने से जो हमें धातु पोषण मिलता है वह भी अच्छे से प्राप्त हो। इसीलिए फिर हम संशोधन क्रम यूज़ करते हैं। इसके बाद रसायनादि कर्म बताया गया है। तो रसायनादि कर्म क्यों करते हैं? तो रसायनादि कर्म के बहुत सारे फायदे बताए गए हैं। तो इसमें दीर्घायु बताया गया है। तो लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने के लिए जो औषधीय कर्म कहते हैं। इसके साथ मेमोरी एनहांसर जो होते हैं और इंटेलिजेंस एनहांसर जो होते हैं, इन दोनों के लिए जो दिए जाते हैं वह रसायन कर्म होते हैं। इसी के साथ तारुण्य बनाए रखने के लिए जो हम एंटी एजिंग थेरेपी जो देते हैं वह रसायन कर्म के अंडर आता है। तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे गुडुचि है, आमलकी है, हरितकी है, या फिर जो अश्वगंधा दी जाती है, नागबला रसायन, च्यवनप्राश रसायन, आमलक्यादि रसायन, ब्राह्मण रसायन, इन सारे बहुत सारे ड्रग्स है जो रसायन कर्म करते हैं। तो पंचकर्म के बाद अगर हम इसे लेते हैं तो इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा आता है और अच्छी तरह से आता है। इसके बाद हम देखेंगे शमन कर्म। जैसे किसी व्याधि के लिए हमने पंचकर्म करवाया है, जैसे डिसीज में वात व्याधि में करवाया, पित्त व्याधि में, कफ व्याधि में करवाया, तो उसके बाद में उसके जो मतलब रोग को ठीक करने वाले जो मेडिसिन है उन्हें शमन कर्म कहा जाता है, उन्हें शमन योग कहा जाता है। तो वो देने बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। अगर उसके बाद में हम देते हैं, पंचकर्म के बाद में देते तो इफेक्टिव हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि पंचकर्म के बेनिफिट्स क्या है। तो मैं आपको ये श्लोक बता देती हूँ। एवं विशुद्ध कोष्ठस्य कायाग्नि जरा कृष्णेन लभते चिरंजीवति अनामयः।
तो विशुद्ध कोष्ठस्य के बाद में आपकी जो कायाग्नि होती है, मतलब डाइजेस्टिव फायर जो होता है वह बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म जो होता है वह अच्छे से बढ़ जाता है। जरा कृच्छ्रेण लभते, मतलब जो एजिंग होता है उसकी प्रोसेस ही स्लो हो जाती है। इसीलिए जो तारुण्य बनाए रखने की क्रिया होती है वह पंचकर्म से आपको लाभप्रद होती है। इसी के साथ चिरंजीविती अनामयः, मतलब जो लॉन्गेविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है वह इनहांस हो जाता है। तो इसीलिए पंचकर्म करवाने के बाद रिजुविनेशन ऑफ थेरेपी ये जो है हमारे बॉडी और माइंड के लिए बताई गई है। इससे स्ट्रेस रिलीव होता है, एजिंग प्रोसेस तो हो जाता है, इम्यून सिस्टम बढ़ जाती है और बॉडी के टॉक्सिन्स जो होते हैं वह शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अब हम देखेंगे जो पंचकर्म हमने करवा लिया है, लेकिन उसके बाद हम तुरंत नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते। तो इसमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, जैसे आपको टाइम पे सोना है, रात को 10 बजे तक सोना है, सुबह में 6 बजे तक आपको उठना है, ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज नहीं करने हैं। तो योगा और मेडिटेशन आप कर सकते हो, लेकिन विगरस एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। ट्रैवलिंग नहीं करना है, सनलाइट में नहीं जाना है, ज़्यादा हीट में नहीं जाना है, या फिर बारिश में आपको नहीं जाना है। ये सब आपको फॉलो करना है ताकि आपने जो संशोधन करवाया है उसका इफेक्ट बना रहे। इस तरह मतलब जो हमारे घर में जो बच्चे होते हैं उनसे लेकर हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं उन तक सभी लोगों में पंचकर्म क्रिया की जा सकती है, उसके लाभ पाए जा सकते हैं। तो बच्चों से लेकर वृद्धों तक हमें हमें सभी को पंचकर्म करवानी चाहिए। जो टॉक्सिन्स लिबरेट होते हैं शरीर में उन्हें शरीर से बाहर निकाल देना चाहिए। इसीलिए, और आप सभी ने मेरी बात सुनी, इसीलिए मैं आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you, गौरी मैम, Vaishali. Yeah, thank you, Vaishali. Very nice presentation. अभी जैसे कि डॉक्टर वैशाली ने बताया कि पंचकर्म कौन से होते हैं और कौन कौन से व्याधियों में वो उपयुक्त होते हैं। नॉर्मली हमारा शरीर कौन कौन से वय के अवस्था से गुजरता है उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि हमारे शरीर में दोष कौन से बढ़ते हैं। तो इसमें वयोः रात्रि भुक्तानाम तेंत मध्यादिका क्रमात् ऐसे एक सूत्र में आया है। जब भी बाल वय रहता है तभी शरीर में कफ का प्रादुर्भाव ज्यादा रहता है। तो इसका मतलब ऐसा है कि थोड़ा बहुत इधर उधर भीग लिया या फिर ज्यादा फ्रूट खा लिया, दही खा लिया, तो ये उम्र में इमीडिएटली सर्दी खांसी पकड़ लेता है। तो ये क्योंकि कफ का वय है। इसी के लिए बोला है कि वमनम कफरोगेषु विशेषेण कुकुर्णकेन। नॉर्मली जो पहले मैंने बात की थी कि कौन से उम्र में ये पंचकर्म करना अच्छी बात है। नॉर्मली जो है वो 7 बरस से पहले कोई भी पंचकर्म नॉर्मली नहीं करते हैं, लेकिन अगर रिकरेंट राइनाइटिस यानी सर्दी हो रही है, रिकरेंट खांसी हो रही है, तो ऐसी जो बातें है ना उसमें थोड़ा थोड़ा करके पंचकर्म हम जरूर कर सकते हैं। पंचकर्म के लिए भी क्या महत्वपूर्ण है, तो पंचकर्म जो हम करते हैं ना तो उसमें एक बात रहती है कि अगर बच्चे छोटे हैं तो उसके हिसाब से जो मेडिसिन है, तो मेडिसिन जो अलग रहते हैं उसके कारण हम अच्छे रिजल्ट्स भी पा सकते हैं। और भी एक महत्वपूर्ण है कि अगर वो एक है तो वमन देना चाहिए, लेकिन वमन अगर बहुत ही छोटा बच्चा है और अगर हम नहीं दे रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, अगर ऐसा है तो उसके लिए उत्प्रेषण करना क्या है। तो ये उत्प्रेषण क्या है, आपको लोगों को बुजुर्ग लोगों को शायद मालूम होगा कि कभी छोटे बच्चों को सर्दी खांसी ज्यादा हो जाती है तो ये आलसी जो है रसी उसका काढ़ा बना के दिया जाता है, या फिर कड़ू की रस जो रहता है उसका काढ़ा बना के पिलाया जाता है तो बच्चे को वॉमिटिंग हो जाती है। ये वॉमिटिंग होने के बाद ऐसा देखा जाता है कि ये रिटर्न जो है सर्दी खांसी का वो अच्छे से हम कंट्रोल कर सकते हैं, कमा रहा है। रिकरेंस नहीं होता है तो नॉर्मली बेबी जो है उसका हेल्थ बढ़ जाता है, उसका इम्यूनिटी बढ़ जाता है। इसी के कारण तो वो अगर छोटा है तो भी हम ले सकते हैं। और भी एक बात महत्वपूर्ण है कि जब ये मध्यम वय रहता है तभी शरीर में पित्त का प्रादुर्भाव ज्यादा रहता है, और इसी के लिए एंग्री यंग मैन ऐसा ये वय में बोलते हैं। तो ये एंग्री यंग मैन जो एज है अभी भी शरीर में भी जाता है, तो ये क्या करना चाहिए, तो पित्त अगर शरीर में जाता है तो उसके लिए विरेचन, और दूसरी एक बात है कि
रक्त मोक्षण भी किया जा सकता है। विरेचन और रक्त मोक्षण ये जो दोनों बातें हैं ये पित्त के लिए बहुत अच्छी रहती है, यानी पित्त शरीर से निकाल दिया जाता है। और अगर ये पित्त शरीर से निकाल दिया जाता है तो उसका परिणाम जो है वो शरीर में पित्त साम्य अवस्था प्राप्त हो जाती है। तभी क्या होता है, तो नॉर्मली जो है वो इम्यूनिटी बढ़ जाती है। और इसी के कारण ऐसा है कि ये शरीर में जो विरेचन और रक्त मोक्षण है वो पित्त के लिए नॉर्मली किया जाता है। अलग अलग व्याधि रहते हैं कि जिसमें नॉर्मली ये एज में करियर के लिए इम्पोर्टेंस दिया जाता है, तो लेट नाइट सिटिंग है, वर्किंग है, अभी हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं फिर भी एक ही जगह पर बैठ के बहुत देर रात तक भी काम चल रहा है, तो जनरली ये अगर देर रात तक काम चलता है तो क्या होता है, तो पित्त बढ़ जाता है। अगर पित्त बढ़ जाता है तो नॉर्मली क्या हजम नहीं होना, ये बातें हो जाती है। रिकरेंट अगर एसिडिटी है तो इधर वमन करना अच्छी बात है, इसमें विरेचन भी दिया जाता है। ऊर्ध्वग अम्ल पित्त जिसको कहते हैं एसिडिटी, वो अगर है तो जनरली वमन दिया जाता है। और अधोग अम्ल पित्त ऐसा अगर हमारा निदान रहता है तो उसमें जनरली ये पाया जाता है कि नहीं है कि अगर एसिडिटी हो रही है तो नमक और पानी म्हणजे पानी में नमक मिला के ये पानी पी के वमन घर पर ही करना चाहिए, ये बात गलत है। क्योंकि क्या है, अगर वमन किया जाता है तो वो दोष जो हम प्राकृत नहीं होती है, और शाखा कोष्ठ गति प्राकृत नहीं रहने के कारण शरीर में जो पित्त जाता है, और इसी के कारण ये देखा जाता है कि वमन करने से भी एसिडिटी वापस होती है अगर घर पर करते हैं तो इसी के कारण ये पंचकर्म चिकित्सा जो हम करते हैं वो एक वैद्य के देखरेख के नीचे, वैद्य की निगरानी के नीचे ही जरूर करना चाहिए, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। जैसे कि डॉक्टर वैशाली ने बताया कि ये वात कम करने के लिए, वात का शोधन करने के लिए बस्ती जो है इसका बहुत ही ज्यादा महत्व आयुर्वेद में आया है। बहुत बार हम ये देखते हैं कि मुझे अभी 8 दिन की छुट्टी है तो 8 दिन में मुझे सब पंचकर्म करवा लेना है, ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। ये ऐसा नहीं रहता है। नॉर्मली एक पंचकर्म, शोधन पंचकर्म करने के लिए 7 दिन पहले पाचन करना है, स्नेहन करना है, और फिर वमन विरेचन जो कुछ भी कर्म है प्रधान कर्म वो होने के बाद संसर्जन कर्म किया जाता है। तो एक पंचकर्म करने के लिए 15 डेज है अगर शोधन पंचकर्म कर रहे हैं तो। और अगर नॉर्मल बस्ती में भी क्या है कि शमन बस्ती भी रहते हैं, जैसे कि हाइट बच्चों की बढ़ाने के लिए कुछ बस्ती रहते हैं जिसको हम तिक्त क्षीर बस्ती कहते हैं। कुछ बस्ती ऐसे रहते हैं कि जो पेट में दाह होना, बर्निंग सेंसेशन रहना, वो कम करने के लिए विदारी गंधादी बस्ती रहते हैं। ये अलग अलग प्रकार के जो बस्ती रहते हैं ना, उसके जरिए हम शरीर में दोष साम्य प्रस्थापित कर सकते हैं। ये जो बस्ती रहते हैं वो 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन ऐसे अलग अलग रहते हैं। सो कौन सा बस्ती देना है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि कितने दिन हमको बस्ती देना है। सो इसी के ऊपर है कि वो कितने दिन का पंचकर्म रहेगा। आपको वो 8 दिन में छुट्टी है तो इसी के लिए पांचों पंचकर्म इमीडिएट हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। ओके, सो ये ध्यान में बात रखनी चाहिए कि निसर्ग को मालूम नहीं है कि आपके शरीर में जो चेंजेस है उसके लिए आपके पास 8 ही दिन है, ऐसा नहीं रहता है। लेकिन इसी के लिए अगर हमको चिकित्सा अच्छी तरह से करनी है तो थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। और भी ये वात के दोष की हम बात कर रहे थे। आयुर्वेद में एक सूत्र आया है जिसमें ऐसा बोला है कि जो ये बस्ती है वो पूर्ण चिकित्सा है ना, बस्ती से सब व्याधि जो है वो जीते जाते हैं। कैसे जीते जाएंगे, तो वात के ये जो वात कम करने के लिए जो बस्ती दिए जाते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के काढ़े, अलग अलग प्रकार के क्षीर पाक, कभी कभार उसमें माउसे रस मिला के ऐसे अलग अलग बस्ते दिए जाते हैं। टिपिकली ओल्ड एज जो है उसमें वात की वृद्धि ज्यादा रहती है। अगर वात की वृद्धि ज्यादा है तो क्या होता है, जनरली
जो अस्थि रहते हैं यानी शरीर में जो बोन्स रहते हैं उसका ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस यानी उसका कन्वर्जन होना, उसमें विरलता आ जाना, ये बातें रहती है। ये अस्थियों में जब भी विरलता आ जाती है तभी घुटने में दर्द रहना या फिर पैर में दर्द रहना, कमर में दर्द रहना, ये बातें होती है। अगर ऐसा है तो उसमें जरूर एक बात करनी चाहिए कि बस्ती लेनी चाहिए, उसमें तिक्तक क्षीर बस्ती का बहुत ही महत्व है। और भी बहुत सारे व्याधि ऐसे हैं कि जो बस्ती से जीते जाते हैं, जैसे कि पक्षवद, इसका मतलब है पैरालिटिक अगर चेंजेस है तो उसका भी बस्ती में बहुत अच्छा हल है। डायबिटिक न्यूरोपैथी ये आजकल बहुत ज्यादा दिखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, तो जो डायबिटीज के वजह से नर्व्स में चेंजेस आ जाते हैं, नर्व्स का जो शीथ रहता है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है, और ये इन्फ्लेमेशन हो जाने के कारण पैर में बहुत ज्यादा बार बर्निंग सेंसेशन रहना या फिर पैर में कुछ भी सेंसेशन नहीं होना, ये जो बातें हैं वो हो जाती है। अगर ऐसा है तो क्या होता है, तो इसमें जरूर ऐसा है कि इसमें बस्ती देनी चाहिए। ये बस्ती कौन से देंगे, तो उसमें अलग अलग प्रकार के बस्ती रहते हैं, जैसे कि हम प्रमेह मिहिर तेल ये ऐड करके बस्ती में लगा देते हैं। इसमें और भी बहुत सारे बस्ती अलग अलग प्रकार के रहते हैं कि जो हम अलग अलग व्याधियों में यूज कर सकते हैं। और भी एक बात है कि बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि ये जो आयुर्वेद की चिकित्सा रहती है उसमें बहुत टाइम जाता है। तो क्या है कि सद्य फलदायी चिकित्सा जो रहती है उसमें बिल्कुल ही ज्यादा टाइम नहीं होता है, तो इमीडिएटली रिजल्ट जिसमें मिलते हैं उसको हम सद्य फलदायी चिकित्सा ऐसा बोलते हैं। ये सद्य फलदायी चिकित्सा क्या है, तो जैसे कि रक्त मोक्षण यानी लीचेस लगाना, ये जो बात है ये सद्य फलदायी चिकित्सा में आता है। और भी एक बात है कि जैसे कि अग्निकर्म, उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी भी बताऊंगी। अपने मैं जिधर रहती हूँ वही बिल्डिंग में एक पेशेंट थी, उसका जो पैर है ना वो नींद में बहुत ज्यादा अटका हुआ था और वो उठ भी नहीं पा रही थी। और ऐसा है कि वो 9th मंथ की प्रेगनेंसी में थी, 9th मंथ की प्रेगनेंसी में है, उसको रात को 3 बजे से तकलीफ हो रही है, उसका पैर अटका हुआ है और उसको उठ के यूरिनेशन के लिए जाना है और 9th मंथ है, तो कितना प्रेशर रहेगा, यू कैन जस्ट इमेजिन। अगर वो ऐसा केस है तो उठ भी नहीं पा रही है, ऐसा हो रहा था। सो वो केस में प्रेगनेंसी है तो भी अग्निकर्म करके जो चिकित्सा है तभी वो की थे। टिपिकल अग्निकर्म के अलग अलग पॉइंट्स रहते हैं कि जो मैक्सिमम पेन करते हैं वो पॉइंट्स रहते हैं, कभी उसमें हम मर्म के पॉइंट्स ले लेते हैं, कभी कभार हम उसमें अलग सीरा स्नायु के पॉइंट्स भी रहते हैं। ये पॉइंट्स के ऊपर जब भी अग्निकर्म करवा दिया तो इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स शी वॉज एबल टू गेट अप। 3 बजे से रात से 6 बजे तक 3 घंटे उसने बहुत ही ज्यादा वही एक ही जगह में निकाला था, लेकिन 5 मिनट के अग्निकर्म ने इमीडिएटली शी कुड स्टैंड अप एंड गो टू द बाथरूम। सो ऐसे भी जो पंचकर्म है कि जिसमें बहुत इमीडिएट इम्पैक्ट दिखता है, ये ऐसे अग्निकर्म के पेशेंट्स में रहते हैं। और भी है कि जिसमें जलोकावचरण बोलते हैं। नॉर्मली ये जो गाउट आजकल बहुत ज्यादा दिखने को मिलता है कि जिसमें यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है, तो उसमें जनरली पैर में बहुत ही ज्यादा पेन रहता है। ऐसे ही पेशेंट्स में अगर अगर हम ये जलोकावचरण करते हैं, लीच थेरेपी करते हैं, तो उसका परिणाम बहुत ही अच्छा दिखता है और इमीडिएटली पेन कम हो जाता है। ऐसा अगर हम सोचेंगे और ऐसा अगर पंचकर्मों को हम देखेंगे एक प्राकृत ट्रीटमेंट के हिसाब से, तो उसको क्या है कि रिजल्ट्स भी उसके बहुत ही अच्छे दिखते हैं। इम्यूनिटी के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, तो इसमें आपने सुना ही होगा या फिर पढ़ा भी होगा कि आयुष मंत्रालय ने नस्य जो पंचकर्म है वो रेगुलरली करने के लिए बोला है, ये कोविड के जो दिन है उसमें। सो ये क्यों करना है, तो नासा ही शिरसोद्वारम तेन तद्वाप्य हंतितान, ऐसा है। तो नासा जो है वो शिर का द्वार है, ऐसा बोला है। शिर में क्या है, तो अलग अलग इंद्रियां उधर बसी हुई है, तो ये इंद्रिय के ऊपर भी काम करता है, मन के ऊपर भी काम करता है। तो हमारा मन का जो ताकत रहता है वो भी नस्य से बढ़ता है। नस्य अगर हम करते हैं तो
जनरली जो अलग-अलग जो बैक्टीरिया, वायरसेस, जो अलग-अलग पैथोजेंस, माइक्रोब्स जो रहते हैं वो एंटर करते हैं नोज से, तो वो नोज से जब भी एंटर करते हैं तो उसको उधर ही अटका दिया जाता है, अंदर प्रविष्ट होने नहीं देता है ये नस्य। सो उसके के कारण नस्य करने से बहुत बार ऐसे देखते हैं कि इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बढ़ जाती है। नस्य करने से स्मृति यानी जो हम सीखते हैं, जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ याद रखते हैं, वो अच्छे से याद भी रहता है। और ये अच्छे से याद रहने से क्या रहता है, हमारी जो वर्किंग कैपेसिटी रहती है वो भी बढ़ जाती है। कभी कभार ये भी देखते हैं कि जनरली मेनोपॉजल एज जो रहता है कि 40s में जनरली स्त्रियों में ये पाया जाता है कि अरे ये बात मैंने इधर रखी थी, किधर गई करके ढूंढते ढूंढते पूरा दिन निकल जाता है। तो ये स्मृति बरकरार रखने के लिए, स्मृति अच्छी रखने के लिए ये नस्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। ये नस्य के लिए कभी कभार बला तेल यूज किया जाता है, बला मोचरस तेल यूज किया जाता है। अभी ये कोविड जो सिचुएशन है उसमें अणु तेल यूज किया जाता है। सो अलग अलग ऑयल्स, अलग अलग नस्य भी रहते हैं इसमें। कभी कभार बहुत ज्यादा एसिडिटी है तो उसमें प्रधमन नस्य जैसा एक अलग प्रकार रहता है कि जो क्लिनिक्स में ही किया जाता है, आयुर्वेदिक क्लिनिक्स में, कि उससे इमीडिएटली एसिडिटी कम हो जाती है। सो ऐसे पंचकर्म जो है वो हमको इमीडिएट रिजल्ट दिखाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। पंचकर्म की और भी एक विशेषता है, उसमें ये विशेषता क्या है कि दोषाः कदाचित कुप्यन्ति जिता लंघन पाचनैः ये तो संशोधने शुद्ध्या न तेषां पुनरुद्भवः। कभी कभार शमन करने से, यानी एसिडिटी है तो कुछ ना कुछ टैबलेट खा लिया तो एसिडिटी हम दबा देते हैं, तो एसिडिटी बार बार अगर दबाते हैं ना तो वापस कभी कभार वो ऊपर आ जाती है। लेकिन अगर वमन करने से इस एसिडिटी को हम निकाल देते हैं, जड़ से निकाल देते हैं, तो क्या होता है कि पुनः पुनः ये व्याधि नहीं होते हैं। तो इसी को हम कहते हैं कि दोषाः कदाचित कुप्यन्ति जिता लंघन पाचनैः। लंघन और पाचन करने से अगर ये दोष हम जीत गए हैं तो कदाचित कभी कभी वो बार बार कुप्यति यानी प्रकुपित हो जाते हैं। लेकिन ये तो संशोधन ही शुद्धा, जो दोष संशोधन करने से यानी पंचकर्म करने से शुद्ध हो गए हैं वो न तेषाम पुनरुद्भवः, उनका पुनरुद्भव नहीं होता है। और इसी के लिए कोई भी अगर डिसीज रिकरेंट हो रहा है तो वो रिकरेंस रोकने के लिए भी ये पंचकर्म जो अलग अलग बताए हैं उसका परिणाम बहुत ही अच्छा दिखता है। और भी एक बात इसमें मैं जरूर आपको बता दूंगी कि वय के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो बाल, मध्य और जो वृद्ध वय है उसमें कफ, पित्त और वात ये अनुक्रम से बढ़े हुए रहते हैं। तो अगर कुछ तकलीफ है भी नहीं ना तो भी हम पंचकर्म करवा सकते हैं। इसी को स्वस्थ वृत्तकर पंचकर्म ऐसा बोलते हैं। ये स्वस्थ वृत्तकर पंचकर्म जो है उसमें वमन जो है वो जनरली वसंत ऋतु यानी फेब्रुअरी मार्च में किया जाता है। विरेचन या फिर रक्त मोक्षण ये जो दोनों है ये जनरली शरद ऋतु में, इसी का मतलब है कि अक्टूबर हीट जिसको बोलते हैं ना तभी पित्त बढ़ जाता है, तभी हम ये रक्त मोक्षण और विरेचन कर सकते हैं। और ये अभी जो वर्षा ऋतु रेनी सीजन जो चालू है उसमें हमको पंचकर्म में बस्ती करना है। अगर स्वस्थ वृत्तत्व रखने के लिए, स्वास्थ्य मेंटेन करने के लिए अगर पंचकर्म करने हैं, कुछ भी तकलीफ नहीं है तो भी, तो क्या करना है, ये 3 पंचकर्म हम ये टिपिकल सीजन्स में कर सकते हैं। और अगर ये सीजन्स में हम ये पंचकर्म करते हैं तो शरीर में जो दोष बढ़ने की आशंका रहती है वो नहीं रहती है। और इसी के कारण दोष हमेशा साम्यावस्था में रह के हमारे शरीर को आरोग्य प्रदान कर देते हैं। ये आरोग्य जब भी आ जाता है तो इसी को ये एक श्लोक में बहुत अच्छी तरह से बताया है कि शीतोद्भवम दोषचयम वसंते विशोधयन ग्रीष्म जमभ्र काले घनात्यये वार्षिक माशु सम्यक प्राप्नोति रोगान न ऋतुजान न जातु। इसको अगर हम ऐसे 3 जो अभी बोले कि वसंत ऋतु में वमन करना है, शरद ऋतु में विरेचन करना है और जो वर्षा ऋतु है उसमें अगर बस्ती करते हैं तो प्राप्नोति रोगान न ऋतुजान न जातु, ऋतुज रोग उसको प्राप्त नहीं होते हैं। ये ऋतुज रोग क्या है वो भी देखेंगे। सो इसमें कभी कभार ऐसा होता है कि
कभी कभार हम देखते हैं कि सीजन चेंज होता है तो डिसीजेस आ जाते हैं। ये हम बोलते हैं कि बाकी कभी नहीं होता है, लेकिन जब भी सीजन चेंज हो जाता है ना तभी ये सिम्टम्स आ जाते हैं। तो ये सिम्टम्स अगर सीजन चेंज हो जाता है तभी देखते आ जाते हैं, तो हमको दो बातें करनी है। एक तो ऋतुचर्या अच्छे से वो भी करने हैं। एक ऋतु खत्म होके दूसरा ऋतु जब भी चालू हो जाता है तो हमारे जो चेंजेस है वो धीरे धीरे करने चाहिए, सो दैट वो दोष जो है वो ज्यादा बढ़े नहीं। और भी दूसरी एक बात है कि पंचकर्म करना है तो ऋतुज रोग नहीं हो जाएंगे। सो इसी के कारण ये पंचकर्म अगर हम वैद्य के सलाह से अगर क्लिनिक में आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के पास जाके करते हैं तो उसका परिणाम अच्छे से आता है। एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगी कि कभी भी अगर पंचकर्म करते हैं और इमीडिएटली हमको नॉर्मल लाइफस्टाइल पे नहीं आना है, तो इसी के लिए एक संसर्जन क्रम करके बताया है। ये संसर्जन क्रम क्या है? तो पेया विलेति कृतं कृतंच यूषम रसम त्रीनुभयम तथैकम क्रमेण सेवेत नरोन्न कालान प्रधान मध्यावर शुद्धि शुद्ध। इसी का मतलब ऐसा है कि ये खाना जो है वमन विरेचन करने के बाद स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना है, न कि एकदम रोटी सब्जी दाल चावल पर आना है। तो इसमें पहले मूंग दाल सूप लेना है या फिर राइस का सूप लेना है, राइस वाटर लेना है। उसके बाद में जाके पतली ऐसी मूंग दाल की खिचड़ी खानी है। उसके बाद में नॉर्मल खिचड़ी खानी है, तो फिर फुल्का लेना है। सो उसके बाद में जो घी के तड़के के ऊपर की हुई सब्जियां रहती है, जैसे कि पंपकिन है, गॉड है, ये जो स्नेक गॉड है वो है, या फिर दूधी हम जिसको बोलते हैं वो है, ये सब्जियां उसमें खानी चाहिए। ऐसे क्रम से अगर हम हमारा खाना बढ़ाते हैं तो ये पंचकर्म करने का जो परिणाम है वो अच्छे से हम पा सकते हैं। और इसी के कारण पंचकर्म के साथ ये पश्चात कर्म जो है उसका भी उतना ही महत्व है जितना कि पंचकर्म का महत्व है। और इसी के लिए हम ये जो पंचकर्म से इम्यूनिटी बूस्ट अप कर सकते हैं। आप पूछेंगे कि अभी इम्यूनिटी के बारे में हम ये 5 सेशन कर रहे हैं, तो कभी कभार ऐसा भी देखा जाता है कि पैंडेमिक है, अभी बहुत सारे लोग उसमें आ रहे हैं कोविड में। तो उसमें क्या है कि कुछ लोग जो है उनको नहीं हो रहा है, इवन दो कि वो एटमॉस्फेयर में है, फिर भी ऐसा क्यों होता है? तो ये व्याधि क्षमत्व उनका अच्छा है, इसी के लिए ऐसा ही व्याधि क्षमत्व हमें पाना है। और उसी के लिए हमको, जैसे पहले सेशन से हमने देखा है कि दिनचर्या, आहार विहार और योगासन ये हमको रेगुलरली फॉलो करने हैं। और पूरे बरस में जो ये 3 महीने बोले हैं तभी अगर पंचकर्म करते हैं तो उसका परिणाम जो है हमको बहुत ही अच्छा दिखता है। तो ये पैंडेमिक्स जो है इसका आयुर्वेद में किधर आया है उल्लेख, ऐसा आप पूछेंगे। ये तो अभी दिख रहा है, इतने हजार बरस पहले पैंडेमिक होती थी क्या? तो हाँ, जरूर होती थी। इसको आयुर्वेद में जनपदोध्वंस ऐसा बोला है। जनपद इसका नाम है, ग्राम, गांव, टाउन। ओके, जनपद नाम टाउन, जनपद उद्वंस, पूरे टाउन का उद्वंस करने वाला जो है वो है जनपदोद्वंस। हम अभी देख रहे हैं कि ये टिपिकल जो सभी जगह ये कोविड सिचुएशंस है, तो इकोनॉमी भी डाउन है और आरोग्य भी डाउन है, तो ये जनपद का उद्भव सही है, राइट। सो ऐसा 4 कारण से ये जनपद का उद्भव होता है। भूमि, उदक, वायु और जल। सो भूमि में कभी कभार चेंजेस आ जाते हैं, वायु में चेंजेस आ जाते हैं, पानी में चेंजेस आते जाते हैं, जैसे कि एपिडेमिक्स रहते हैं कॉलेरा का या फिर लूज मोशन का, अमीबिएसिस का, ये जो है वो पानी से हो जाते हैं। तो ये अलग अलग जो कारण है उसके उसके ऊपर हमको रेमेडीज लेनी पड़ती है और उसकी चिकित्सा करनी पड़ती है। वैसे भी हमारे शरीर के अगर धातु अच्छे हैं, धातु बल अच्छा है, तो व्याधि क्षमत्व अच्छा रहता है। और ये धातु बल बढ़ाने के लिए क्या करना है? तो धातु बल बढ़ाने के लिए हमको
ये जो 5 हम पंचसूत्री अभी जो बोला है, ये 5 सेशन में वो फॉलो करनी है, जैसे कि दिनचर्या फॉलो करनी है, आहार फॉलो करना है, या फिर उसके बाद में है वो व्यायाम जो हमारे शरीर को तंदुरुस्त बना रखता है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, विहार है, वो हमको फॉलो करना है, और 5वीं बात जो है वो पंचकर्म। ऐसी अगर पंचसूत्री हम रेगुलरली फॉलो करते हैं तो हम व्याधि क्षमत्व हमारा जरूर बढ़ा सकते हैं और आरोग्य शरीर में हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ये जो 5 सेशंस है वो आज हम वैदिक क्षमत्व यानी इम्यूनिटी बूस्ट अप करने के लिए, इम्यूनिटी मॉड्यूलेशन के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, आरोग्य बरकरार रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो ये 5 सेशन में हमने देख लिया है। ये 5 सेशन होने के बाद अगला जो सेशन रहेगा उसमें हम फोकस करेंगे किड्स के ऊपर, बच्चों के ऊपर। आगे का जो है वो बच्चों का आहार कैसा होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है वो हमारे राष्ट्र की नींव है। दे आर द प्लिंस, जो बेस रहता है वो बनाते हैं हमारे राष्ट्र का, और उनका अगर हेल्थ अच्छा है, उनकी विचारधारा अच्छी है, उनका देश प्रेम अच्छा है, तो हम हमारा देश बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, नया भारत हम निर्माण कर सकते हैं। और इसी के कारण नेक्स्ट सेशन जो है वो हमने किड्स को फोकस करते हुए लिए हैं। ओके, अभी ये सेशन में मैं मेरा जो चर्चा या फिर मेरी जो व्यूज है वो आपको बताए हैं। यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, वी कैन गिव द आंसर्स। ओके, बहुत ही सारे क्वेश्चंस आए हैं, मैं वन बाय वन बताती हूँ क्या क्या क्वेश्चंस है और उसके आंसर्स देने का प्रयास करती हूँ। ओके, रेनी सीजन में ऐसा एक पूछा है क्वेश्चन कि कभी भी उत्साह शरीर में नहीं रहता है, फीवर नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो हीट ये जो रेनी सीजन है उसमें ज्यादा रहती है और उसी के कारण उनको उत्साह नहीं रहता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि रेनी सीजन है तो ठंडी होनी चाहिए, लेकिन हमारा जो एरिया है, भारत जो है वो ट्रॉपिकल रेन्स इसके शैडो इसमें आता है, तो इसमें हमारा जो रेन है वो समर रेन्स हम बोलते हैं। तो रेन्स होते भी है ना, तो भी शरीर में और निसर्ग में गर्माहट रहती है, और इसी के कारण हम देखते हैं कि जब भी बहुत सारी तप्त हुई भूमि रहती है और बारिश हो जाती है तो जनरली एब्सेस वगैरह ये ज्यादा डेवलप हो जाते हैं। अगर ऐसा है और ये रेनी सीजन में उनको उत्साह बिल्कुल ही नहीं है, तो इसका कारण ये है कि शरीर में जो रक्त रहते हैं उसमें अम्लता ज्यादा आ जाती है और उसी के कारण उत्साह नहीं रहता है। तो इनको क्या करना चाहिए वो मैं बताती हूँ। वो अभी एक टैबलेट ले रहे हैं लेकिन फिर भी उनको उतना फर्क नहीं दिख रहा है। ये कैसा है कि उपाय बताना या फिर क्या मेडिसिन लेना है, ये तो एक्चुअल चेकअप होने के बाद या फिर पर्सनल मिलने के बाद वैसे भी बता सकते हैं। लेकिन ऐसी अगर सिचुएशन है कि जिसमें कभी कभार बिल्कुल ही उत्साह नहीं रहता है, तो इसका एक कारण ऐसा रहता है कि शरीर में सामता रहती है, जो इसका मतलब है कि अनडाइजेस्टेड फूड रहता है और उसी के कारण कुछ भी करने के बाद भी उत्साह नहीं रहता है। इसमें पाचन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक दो तीन बातें मैं आपको जरूर बता दूंगी कि रात का जो खाना है वो थोड़ा जल्दी लेना चाहिए, 7-7:30 तक लेना चाहिए। नींद जो है रात की वो 10 बजे नॉर्मली यू शुड गो टू बेड। सुबह में उठ के नॉर्मली हम कोई भी टूथपेस्ट लगाते हैं, इंस्टेड जैसे कि बोला है कि त्रिफला चूर्ण या फिर दारू हलद चूर्ण जो है वो, उससे या फिर सेंधव से अगर हम दंत मंजन करते हैं तो उत्साह आ जाता है। और भी एक बात है कि दोनों खाना खाने से पहले अदरक और गुड़ लेना चाहिए। ऐसा करते हैं तो अग्नि जो है वो उसका पचन करने का ताकत, डाइजेस्टिव कैपेसिटी बढ़ती है, और वो डाइजेस्टिव कैपेसिटी बढ़ती है तो हल्कापन शरीर में आ जाता है और गर्माहट भी नहीं रहते, कड़की जिसको हम बोलते हैं वो नहीं रहती है, और उसी के कारण उत्साह उल्लास आ जाता है। इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है
आजकल लॉकडाउन के कारण हम बहुत ज्यादा ऑनलाइन हो गए हैं, स्क्रीन एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो रहा है और रात को सोते वक्त भी हम क्या करते हैं कि हाथ में मोबाइल लेके स्क्रॉल करते करते नींद आ जाती है, लेकिन उसमें नींद के जो क्वालिटीज होने चाहिए वो नहीं रहते हैं और उसी के कारण नींद होने के बाद भी उत्साह नहीं लगता है। सो हाफ एन आवर वी शुड शट डाउन ऑल द स्क्रीन्स एंड आफ्टर दैट वी शुड गो टू बेड। अगर ऐसा करते हैं तो ओंकार करने के बाद अगर सोते हैं तो नींद की क्वालिटीज, नींद का जो है निद्रायत्तम सुखम दुखम पुष्टिक कार्शम बलाबलम वृषताम क्लीबताम ज्ञानम अज्ञानम जीवितम न च, ये जो बातें हैं ये सब नींद की जो हमारे क्वालिटीज है वो अच्छे हो जाते हैं, नींद अच्छी हो जाती है, तो उत्साह उनका जरूर बढ़ेगा। ये आप करके देखिए और अगर चाहिए तो यू कैन ask the question in the group also or you can connect directly. Okay. Okay. Can nasya be done in rainy days? If yes, which oil? Okay. नस्य जो है ना वो हम रेनी डेज में भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा जिसमें क्लाउड्स आ गए हैं, सूर्य दर्शन बिल्कुल ही नहीं हो रहा है और संतत धार अगर रेंज है तो तब हमको ये स्नेहन स्वेदन करके नस्य जो है वो नहीं करना चाहिए। लेकिन नॉर्मल जैसे कभी कभार धूप आती है और कभी कभार रेन्स है तो हम ये नस्य कर्म कर सकते हैं। नस्य जो करवाना है वो जब भी सूर्य रहता है तब तक रेनी डेज में नॉर्मली करना चाहिए। इसी का मतलब है कि नॉर्मली 7 o'clock से मॉर्निंग लेके इवनिंग 6-7 तक हम कर सकते हैं। रात को नस्य ज्यादा करके नहीं करना चाहिए। ये नस्य किस चीज से करना चाहिए? नॉर्मल तिल तेल है दैट कैन ऑल्सो बी यूज। दूसरी बात है जैसे कि अणु तैल जो बोला है वो सर्व समावेशक है, वो रोगघ्न भी है और अणु तेल जो है वो स्वस्थ वृत्तकर भी है और इसी के लिए अणु तेल जो है वो 2 ड्रॉप्स ईच नॉस्ट्रिल अगर डालते हैं तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ओके, करंट सिचुएशन में कौन सा ऑयल यूज करना है? तो इसका भी यही है कि अणु तेल जो है वो यूज कर सकते हैं। अणु तेल में बहुत सारी दवाई रहती है, वो दवा से पक्व किया हुआ तेल रहता है। 2 ड्रॉप्स 2 टाइम्स अ डे ऐसा दोनों नॉस्ट्रिल में डालना है। इस डोज में अगर डालते हैं तो इम्यूनिटी अच्छे से बढ़ती है। पेप्टिक अल्सर में वमन कर सकते हैं क्या? विच पंचकर्मा डन इन आईबीएस और अमीबियासिस? ओके, जो पेप्टिक अल्सर्स रहते हैं उसमें वमन कर सकते हैं लेकिन विथ ड्यू प्रिकॉशंस, क्योंकि कभी कभार ये जो पेप्टिक अल्सरेशंस है उसमें ब्लीड होने के चांसेस रहते हैं और वमन करने के समय ये ब्लीडिंग थोड़ी बहुत होने के चांसेस रहते हैं। तो इसी के कारण ये जो अंदर के पेप्टिक अल्सर में नॉर्मली जो अल्सरेशंस रहते हैं पहले हील करके लेते हैं और उसके बाद में वमन दिया जाता है। तो खुद से नहीं करना है, एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के निगरानी में ही ये करना है। और दूसरा उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि आईबीएस और अमीबियासिस में क्या कर सकते हैं? तो ये आईबीएस या फिर अमीबियासिस जो है उसमें एक बस्ती आता है जिसमें दिव्य जल बस्ती हम बोलते हैं, तो उसका परिणाम बहुत ही अच्छा दिखता है। आईबीएस का एक और भी सिम्टम रहता है कि कभी कभार कुछ भी स्ट्रेस टेंशन एंजाइटी रहे तो मोशन को जाने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो ये स्ट्रेस टेंशन एंजाइटी जो है उसको जीतना जरूरी रहता है। तो ये कैसे करे? तो उसके लिए शिरोधारा बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। शिरोधारा करने से स्ट्रेस टेंशन एंजाइटी जो है वो कम हो जाती है, नींद की क्वालिटीज अच्छी आ जाती है और जब भी नींद अच्छे से पूरी हो जाती है तो नेगेटिव जो विचार मन में आते हैं वो भी नहीं होते हैं। नेगेटिविटी जब भी मन की निकल जाती है तो शरीर में रोग प्रतिकार शक्ति इम्यूनिटी बढ़ जाती है। ऐसा आयुर्वेद में बोला है कि विषादो रोगवर्धना नाम श्रेष्ठ। शरीर में मन में जो विषाद रहता है, नेगेटिविटी रहती है, वो रोग बढ़ाने के लिए कारणीभूत रहती है और इसी के कारण ये आईबीएस के जो जनरली पेशेंट्स रहते हैं उसमें थॉट प्रोसेस जो है वो नेगेटिव में जनरली चला जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि मन जो है उसका पोषण अन्न से होता है और खाया हुआ अन्न आईबीएस में अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है और जो अनडाइजेस्टेड इनडाइजेस्टेड फूड जो है वो मन में वैसे ही पोषण कम पोषण कर देता है और उसी के कारण मन में नेगेटिविटी आ जाती है। तो उसमें नस्य करवाना
शिरोधारा करवाना और बस्ती करवाना, ये तीनों पंचकर्म कर सकते हैं। उसका परिणाम बहुत ही अच्छा हम पेशेंट्स में क्लिनिक में देखते हैं। सायटिका साठी कोणते पंचकर्म करतात? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सायटिक पेन जो रहता है वो नॉर्मली क्यों होता है, तो लंबार एरिया जो है उधर के जो वर्टिब्रे रहते हैं, उस वर्टिब्रे में जो नस बाहर निकलती है, वो नस जो है अगर वो दब जाती है तो उसमें से सायटिक पेन बढ़ जाता है। नॉर्मली वेट अगर ज्यादा है तो ये सायटिक पेन रहता है। या फिर 7th 8th 9th मंथ की प्रेगनेंसी है तो ये सायटिक पेन रहता है, या फिर बहुत ज्यादा समय खड़ा रह के अगर काम करने की अगर ड्यूटी है तो सायटिक पेन हो जाता है। तो ये सायटिक पेन के लिए क्या करना है, तो अग्नि कर्म इसके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। उसमें वमन करके, फिर बस्ती करके, फिर अग्निकर्म ऐसा किया जाता है। तो वमन करवाते हैं नॉर्मली, इसमें एक प्रकार रहता है कि वात कफज गुरुद्रसी, इसको आयुर्वेद में बोलते हैं। सो वात कफज गुरुद्रसी में वमन दिया जाता है, जिसमें शरीर में जो बढ़ा हुआ कफ है वो निकाल दिया जाता है। सो अगर बहुत ज्यादा हेवी वेट है तो वेट भी कम हो जाता है और शरीर का विकृत कफ भी निकल जाता है। उसके बाद में बस्ती किया जाता है, क्योंकि ये लंबार वर्टिब्रे जो है वो कौन से एरिया में है, तो आयुर्वेद के हिसाब से ये जो एरिया रहता है वो वात का एरिया रहता है, वात प्रधान्य का एरिया रहता है। सो वात के लिए बस्ती किए जाते हैं और उसके बाद में पेन इमीडिएटली कम आने के लिए फिर अग्निकर्म किया जाता है। ओके, सो पंचकर्म इन फ्रोजन शोल्डर ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स। ओके, वेरी नाइस लेक्चर। ओके, थैंक यू। फ्रोजन शोल्डर में एक पिंडस्वेद करके जो ये रहता है पंचकर्म, उसका बहुत ही अच्छा परिणाम दिखता है। फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है कि नॉर्मली हाथ जो है वो पूरा उठा नहीं सकते हैं, पूरा पीछे नहीं जाता है, उसके मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, जो शोल्डर जॉइंट है वो पकड़ा हुआ जाता है और पेन भी रहता है। अगर ये फ्रोजन शोल्डर के सब लक्षण दिख रहे हैं, और ये जनरली हैपेंस बिकॉज ऑफ द डायबिटीज। तो अगर डायबिटिक फ्रोजन शोल्डर है तो उसमें पिंडस्वेद जो है उसका परिणाम बहुत ही अच्छा दिखता है। सो पिंडस्वेद में कुछ पंचधान्य कभी यूज करते हैं, कभी खाली राइस यूज करते हैं, उसमें कुछ मेडिसिन डाले हुए रहते हैं, जैसे कि बड़ी शेप, बालन शेप, ये अलग अलग रहते हैं। उसमें कभी रसोन भी डाला जाता है, तो उसका पिंडा बना के पोटली बनाया जाता है। वो पोटली मेडिकल डिकॉक्शन में डुबा के फिर ये शोल्डर जो रहते हैं उधर उसका मसाज रहता है। ऐसा करने से ये फ्रोजन शोल्डर जो है उसमें बहुत ही आराम मिलता है और हाथ जो है उसकी मूवमेंट भी रिस्टोर हो जाती है। कभी कभार बहुत ही ज्यादा पेन है तो उसमें हम ये जो अग्निकर्म बोला है वो भी कर सकते हैं। अग्निकर्म का भी परिणाम उसमें बहुत ही अच्छा दिखता है। कैन अस्थमा परमानेंटली एलिमिनेटेड बाय पंचकर्म? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अस्थमा जो है ना वो बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें वेगावस्था और अवेगावस्था, ऐसे दो अवस्था में वो दिखता है। जैसे कि वेगावस्था नहीं है, इसका मतलब है अब भी तकलीफ नहीं हुई है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो जो पेशेंट है उसको कभी भी तकलीफ नहीं होगी। वो फिर से कभी कभार क्लाउडी सिचुएशन आ जाता है या फिर वो ज्यादा मेहनत करता है तो अस्थमा का अटैक वापस आ जाता है। तो अस्थमा का अटैक या फिर अस्थमा पूरा शरीर में निकल जाना चाहिए, श्वास इसको आयुर्वेद में बोला है। तो ये श्वास नॉर्मल होना चाहिए, उसके लिए क्या करना है, तो इसमें 3 साल लगातार अगर वमन, विरेचन और बस्ती ऐसे अगर पंचकर्म करते हैं 3 साल, 3 अलग-अलग महीने में, जैसे कि मैंने बताया आपको कि वसंत ऋतु में वमन करना है, विरेचन जो है वो शरद ऋतु में करना है और बस्ती जो है वो वर्षा ऋतु में करनी है। ऐसे अगर 3 साल लगातार करते हैं ना तो इसका परिणाम अच्छा दिखता है और ये अस्थमा जो है इससे छुटकारा पाया जा सकता है। सो ऐसी पद्धति से उसको वापस वापस ट्रीटमेंट देना और बीच बीच में मेडिसिन देना भी जरूरी रहता है। अस्थमा के जो पेशेंट्स रहते हैं उन्नो उनको कुछ परहेज भी महत्वपूर्ण रहता है, तो वो भी फॉलो करना होता है सो दैट अस्थमा का जो अटैक है वो वापस नहीं आए। और भी एक बात है कि इससे करियर में भी बहुत ज्यादा रुकावट रहती है। अस्थमा होगा इसी के कारण कभी कभार एसी में बैठा नहीं जाता है, ज्यादा चलने को नहीं होता है, या फिर अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो इसमें भी अगर अस्थमा है तो उसमें तकलीफ हो जाती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आयुर्वेद का बहुत ही अच्छा आंसर आपके पास है। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन पूछा है, बँकर आहे त्यामुळे सध्याच्या कोविड सिच्युएशन मध्ये
स्वतःसाठी आणि घरी असलेल्या सीनियर सिटीजन आणि किड्स साठी कोणत्या प्रिकॉशंस घ्याव्यात? ओके, नॉर्मली कोविड सिचुएशंस में जो कुछ भी बता रहे हैं जिसमें कि पर्सनल हाइजीन है और सोशल हाइजीन है वो तो मेंटेन करना ही है। जब भी आप बैंकर है तो आप जरूर बैंक में जाना आपको पड़ता रहेगा। सो जब भी रिटर्न आती है घर पर तो किसी भी वस्तु को बिना छुए हुए डायरेक्टली बाथरूम में जाना है, पूरा एक अच्छे से शावर लेना है, जो कपड़े हैं वो अलग से धोने हैं, ये बातें करनी ही है जरूर। उसके बाद में एवरी इवनिंग धूपन अगर करते हैं तो जनरली ये जो इन्फेक्शन कैच होने के जो चांसेस रहते हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। धूपन जो है वो घर पर करना चाहिए। ये धूपन जो है उसके में ये अलग-अलग द्रव्य उसमें डाले जाते हैं, जैसे कि शुंठी है, वचा है, पुनर्नवा है, राल है, धूप है, गुग्गुल है। ये करने से क्या होता है कि बैक्टीरियल और वायरल लोड जो घर में है वो एकदम सा कम हो जाता है। और भी एक बात है कि जिधर हम अपने कपड़े सुखाने के लिए रखते हैं उसके नीचे ये धूप का अलग रख देना चाहिए, सो दैट ये धूप धीरे-धीरे करके पूरे जो कपड़े हैं वो धूपित हो जाते हैं। कपड़े जब भी धूपित होकर वही पहन के हम बाहर जाते हैं ना, इट एक्ट्स एज अ शील्ड एंड वो हमको प्रोटेक्शन देते हैं, और उसी के कारण ये धूपन किए हुए कपड़े जरूर पहनने चाहिए। दूसरी बात है कि कोई भी सिचुएशन में कोई भी इंफेक्शन कैच नहीं होना चाहिए। तो मॉर्निंग में निकलते समय कुछ ना कुछ खाना जरूर है, लेकिन रात का खाना जो है वो जल्दी लेना है और वो थोड़ा हल्का होना चाहिए। ये जो रात का खाना है उसमें दाल चावल खिचड़ी या फिर पराठा या फिर कुछ राइस डोसा, ऐसा मूंग डोसा ऐसा अगर लेता है तो शरीर का जो अग्नि रहता है वो अच्छा रहता है, उसका औदार्य अच्छा रहता है। अग्नि अगर उदीरित है तो क्या होता है, शरीर में ये जो नेगेटिव फैक्टर्स या फिर कोई भी बैक्टीरिया वायरल लोड्स आ जाते हैं तो ये अग्नि उसको एनगल्फ कर सकता है, और इसी के कारण अगर हम उसको खाना डाइजेस्ट करने का लोड नहीं देते हैं तो ये इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। इसको मैंने शायद वो आहार के इसमें भी बताया था कि 15 डेज में एक बार अगर फास्ट करते हैं तो शरीर में जो ऑटोफैगी जिसको बोलते हैं कि इम्यून सिस्टम बरकरार रखती है, और इसी के कारण एक 15 डेज में फास्ट जरूर करना चाहिए। लेकिन फास्ट में ये साबूदाना पोटैटो ये नहीं खाना चाहिए। दोज आर द हेवी थिंग्स, यू शुड अवॉइड द हेवी थिंग्स, ऐसा जरूर करना है। और भी एक है कि अभी ये माधव रसायन करके एक टैबलेट है, वो भी बहुत अच्छे से काम कर रही है, तो वो भी आप ले सकते हैं एवरी मॉर्निंग एक सुबह में। तो ये अगर बाहर जाके वापस आने का जो डर रहता है थोड़ा सा वो भी कम हो जाता है। ओके, और भी क्वेश्चन पूछा है कि एसिडिटी पेशेंट्स में अदरक गुड़ ले सकते हैं क्या? जरूर ले सकते हैं। अदरक और सेंधव और अदरक और गुड़ ऐसे दो कॉम्बिनेशन जनरली अपना जो एपेटाइट है वो बढ़ाने के लिए, डाइजेस्टिव फायर जो है वो बढ़ाने के लिए लिया जाता है। अगर शरीर में कफ का आधिक्य है तो जनरली ये अदरक और सेंधव लिया जाता है, और शरीर में पित्त का आधिक्य है तो अदरक और गुड़ लिया जाता है। गुड़ से शरीर में पित्त का शमन होता है और अदरक से भूख बढ़ती है। सो यू कैन टेक अदरक एंड गुड़ इन एसिडिटी। कैन कैन वी गेट लिंक्स ऑफ ऑल 5 सेशंस? श्योर, लिंक जो है ना वो हम बाद में यूट्यूब में चैनल, हमारा यूट्यूब चैनल है श्री रुक्मा चिकित्सालय ठाणे डॉक्टर गौरी बोरकर करके, सो वो चैनल पे हम प्रसारित करने वाले हैं। टोटल 5 सेशंस यू कैन गेट ऑन दिस यूट्यूब चैनल। ओके, यूट्यूब चैनल को जाके जस्ट आप देखेंगे, सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे। कोविड पेशेंट में एनोस्मिया पेशेंट के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। कोविड जो पेशेंट्स है उसमें दो बातें जरूर दिखती है कि इनको कोई भी पदार्थ है उसकी गंध नहीं आती है अगर वो सूंघते हैं तो, और दूसरी बात है जो टेस्ट बड्स है वो भी अच्छे से काम नहीं करते हैं तो उनको रुचि भी रहती नहीं है। ये दो सिचुएशंस बहुत पेशेंट्स में पाए जाते हैं। तो इसके लिए क्या करें? तो ये दो बातें हम कर सकते हैं कि मॉर्निंग में जब भी हम ब्रश करते हैं दैट टाइम एक आम काढ़ा करके रहता है, उसमें धान्यक यानी धना जो रहता है, धना पाउडर, दीप्यक यानी ओवा अजवायन का पाउडर, उशीर यानी वाड़ा जिसको वाड़ा ही बोलते हैं मेरे ख्याल से, और हरी तकी ये जो है हिरडा पाउडर, ये मिला के अगर हम
ब्रश करते हैं विथ आवर फिंगर, तो जनरली ये जो टेस्ट बड्स है वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं, और शरीर में जो सामता जो है और जो टंग पर जो व्हाइट लेयर एक बिछाया जाता है वो भी कम आ जाता है। और जो ये जो रहता है कि सांस अगर लेते हैं तो उसका गंध ज्ञान नहीं होता है, गंध हमको नहीं मालूम पड़ता है, तो उसी के लिए नस्य करवाना है। जैसे कि अभी बताया कि अणु तेल जो है उससे नस्य कर सकते हैं। और भी मेडिसिन उसमें रहते हैं जो कि अनोस्मियास में हम यूज कर सकते हैं। Patient having psoriasis since 6 years taken allopathy medicines for 4 years, started Ayurvedic medicines in 1 year, but no relief. During December, complaints increases. Okay. दिसंबर में इनको सोरासिस है और ज्यादा तकलीफ हो जाती है, ऐसे बोल रहे हैं। तो दिसंबर में जनरली क्या है कि ये हीट कम रहती है, शैत्य बढ़ता है और शरीर में रौक्ष बढ़ जाता है। ये सोरासिस के जो जो पेशेंट रहते हैं उसमें रुक्षता जब भी ज्यादा बढ़ती है ना, तभी जनरली कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि सेल डिकेइंग भी ज्यादा बढ़ता है उसमें। ये जो मराठी में हम कोंडा बोलते हैं या फिर जो फ्लेक्स रहता है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये फ्लेक्स बढ़ जाता है तो उनके कंप्लेंट्स भी बढ़ जाता है, ईचिंग बढ़ जाता है नॉर्मली, और उसमें जनरली बर्निंग भी कभी कभार रहता है। तो इसका कारण ये है कि उनका जो थिकनेस है, डेड स्किन का जो थिकनेस रहता है वो बहुत ही ज्यादा रहता है। ये डेड स्किन थिकनेस कम करने के लिए पंचकर्म और मेडिसिन पेट में लेना, ये दोनों बातें बहुत ज्यादा जरूरी है। इनको सोरियासिस बोल रहे हैं कि 6 ईयर्स से है, तो वो थोड़ा तो टाइम जरूर लेगा अच्छा होने के लिए, क्योंकि 6 ईयर से आपको मालूम है कि हुआ है। उससे पहले जनरली 5 to 10 ईयर्स में संप्राप्ति शरीर में धीरे धीरे बन जाती है, और वो संप्राप्ति बनने के बाद एक दिन व्यक्ति आ जाती है, व्यक्ति यानी वो व्यक्त हो जाता है सोरासिस। तो ये शरीर में जो दोष संग्रह रहता है वो बहुत बड़ा रहता है, और उसी के कारण इस सोरासिस में कोई भी प्रकार की ट्रीटमेंट लेते हैं तो थोड़ा बहुत टाइम तो जरूर ही लगता है। इसमें पंचकर्म अगर करते हैं, जैसे कि वमन, विरेचन और शिरोधारा, इसका परिणाम बहुत ही अच्छा दिखता है। उसके साथ में कुछ ऑयल्स रहते हैं कि जो स्किन के ऊपर लगा दिए जाते हैं, और है कि पेट में दवा लेना। ये सब करने के बाद ही ये पेशेंट्स अच्छे हो जाते हैं। और भी एक बात है कि अगर सोरासिस है 6 ईयर से, तो उनको परहेज भी करना बहुत महत्वपूर्ण रहता है। परहेज कैसा है ना कि आयुर्वेद वाले बहुत ज्यादा परहेज बताते हैं, ऐसे बहुत लोग बताते हैं, लेकिन आयुर्वेद में परहेज नहीं है रे। आयुर्वेद क्या बताता है कि आपके शरीर के लिए क्या योग्य है और क्या अयोग्य है, ये जो बताता है, पथ दिखाता है, मार्ग दिखाता है। पथ इसका मतलब है पथ्य, जो अच्छे मार्ग पर ले जाता है वो पथ्य है। नॉट दैट कि मेडिसिन के लिए वो पथ्य नहीं रहता है, आपके शरीर के लिए वो पथ्य रहता है। ओके। लोकेशन आपलं जे आहे आपण ठाण्यामध्ये आहोत. You can just Google. You will get the on map also. You will get the this one. Okay. Thank you very much. Good information. Okay. Thank you. Uh, और भी एक पूछा है कि लेफ्ट पैरालिसिस है since 12 years due to brain stroke. Can Basti and Nasa will helpful in this situation? Okay, getting difficult to handle. Right. अगर 12 years से पैरालिसिस है और लेफ्ट साइड जो है वो अफेक्ट हो गई है, तो इसका मतलब है कि जनरली बीपी बहुत बढ़ जाता है, और बीपी बढ़ जाने के कारण ये पैरालिटिक अटैक्स जनरली आ जाते हैं। तो उसमें रिजल्ट जो रहते हैं उसमें बस्ती और नस्य जरूर काम करेंगे, लेकिन 3 साल के अंदर अगर ये पेशेंट्स है, यानी पैरालिसिस होके 3 साल नहीं हुए हैं, ऐसे पेशेंट्स में बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिखते हैं। 3 साल के बाद वो जो मसल टोन गया हुआ रहता है ना, वो रीगेन होने के लिए उनको व्यायाम करना भी उतना ही जरूरी है। जो सूक्ष्म व्यायाम करके जो हम योगा सेशन में देखे थे, वो सूक्ष्म व्यायाम उनसे करवाने हैं, और बाकी मेडिसिन और ये दोनों पंचकर्म जैसे कि बस्ती है और नस्य है, उसका परिणाम अच्छा आ ही जाएगा जरूर। Okay, thank you. Old people have to go washroom for many times at night. What can be done? Okay. ये बात बराबर है कि जो ओल्ड एज पीपल रहते हैं उनको रात को उठ के वॉशरूम बहुत बार जाना पड़ता है। जनरली हम ये देखते हैं कि हमारा जो भारत है उसमें जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है उसमें डायबिटीज
बहुत ही पेशेंट को, यानी 50-60% से ज्यादा पेशेंट को डायबिटीज दिखता है। और उसी के कारण ये नक्त मूत्रता ऐसा सिम्टम हम बोलते हैं इसको, कि नाइट में वॉशरूम को जाना पड़ता है। एक बात जरूर आपको करनी चाहिए, कोई भी अगर ओल्ड एज व्यक्ति है तो उनको आपको बताना है कि जब भी रात को यूरिनेशन के लिए उठते हैं, नॉर्मली बहुत झटके से उठ के बाथरूम में ये लोग चले जाते हैं, लेकिन हम जब भी सो जाते हैं, यानी हमारा जो पोस्चर है हॉरिजॉन्टल रहता है और हम उठ जाते हैं, जो हमारा पोस्चर वर्टिकल हो जाता है, उसमें बीपी में बहुत सारे चेंजेस रहते हैं। सुपाइन जो है ना वो बीपी और बेड के जो बीपी है वो अलग अलग रहता है। और वो अगर हम फटाक से उठ के अगर वॉशरूम में चले जाते हैं, वो भी बंदिस्त छोटा रूम रहता है, वॉशरूम आजकल के बहुत बड़े नहीं रहते, तो छोटे रूम में जब भी जाते हैं ना तो जी घबराता है, घुसमटल्यासारखं होता। सो तभी क्या करना है, कभी भी रात को या फिर दिन में भी जब भी वॉशरूम जाना है, तो आफ्टर 60 आप अगर सोए हैं तो उठ के आपको 5 मिनट तक बैठना है, और बैठ के आप एक्लेमेटाइजेशन होना है, और उसके बाद में आपको वॉशरूम जाना है। ऐसे करते हैं तो वॉशरूम में चक्कर आना या फिर जी घबराना ये बातें नहीं होती है। ये बात एक महत्वपूर्ण है। उसके बाद में जो है वो रात को बहुत बार अगर जाना पड़ता है तो दो बातें हैं, कि एक तो है यूरिनरी ब्लैडर है उसका होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ाना है, तो उसके लिए अलग अलग दवाएं रहती है, वो पेशेंट देख के ही बता सकते हैं। और एक बात है कि जो नंबर ऑफ टाइम्स जाना होता है उसमें कुछ हम मूत्र संग्रहणीय गण करके कषाय रस से बनाए हुए रहते हैं, वो यूज करते हैं। उससे क्या होता है कि मूत्र की प्रवृत्ति यानी बनना बहुत ज्यादा अगर हो रहा है तो वो कंट्रोल किया जा सकता है। सो इस तरह से ये दोनों बातें ध्यान में रखते हुए उसको मेडिसिन दिया जा सकता है, लेकिन ये खुद से लेने का विषय नहीं है। और इसी के लिए जरूर आप कोई भी नजदीक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से जाके मिलिए, उनसे चाहिए तो मैं मेरी बात करवा दीजिए, मैं उनसे बात करती हूँ और आपको वो जरूर मेडिसिन वैसे दे देंगे। ओके, लेकिन एक बात जो मैंने बताई वो ध्यान में रखना है कि उठ के फटाक से वॉशरूम में नहीं जाना है, उठ के बैठना है, 4-5 मिनट हो जाने दो। आप कोई भी एक श्लोक उसमें ले सकते हैं कि उठने के बाद कभी भी वो श्लोक उतना आपको बोलना है, तो वो उतना टाइम आप देते हैं, वो टाइम होने के बाद आप वॉशरूम जाना है, ऐसा कर सकते हैं। ओके, 32 इयर्स है, डीएनएस यानी डेविएटेड नेजल सेप्टम है, मैक्सिलरी पॉलिप है, उसके बाद में म्यूकोजल थिकनिंग है, इथमॉइडल साइनस है। ओके, सीटी स्कैन में आया है। ओके, साइनोसाइटिस है इसका मतलब है। इसमें क्या है कि साइनोसाइटिस है और इनको डेविएटेड नेजल सेप्टम है, जो नॉस्ट्रल्स रहते हैं उसके बीच में एक सेप्टम रहता है। अगर उसको सूजन आई है तो उतना ही जगह में वो बैठेगा नहीं, सूजन होती है तो वो डेविएट हो जाता है, तो डेविएट होता है तो उसको हम डेविएटेड नेजल सेप्टम ऐसा बोलते हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए, एक बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ कि ऑपरेटिव वगैरह करते हैं तो वो जनरली बहुत ज्यादा कम हुआ है ऐसा नहीं देखा जाता है, तो क्या करेंगे, तो उसको एक लेप लगाना है जिसमें कोम्बड नखी या फिर कुक्कुट नखी उसको बोलते हैं, पुनर्नवा, आम्र हरिद्रा और हरिद्रा, ये घिस के उसका रोज का रोज लेप अगर ये एरिया पे मैक्सिलरी साइनस पे और अबव द आईब्रोज ऐसा अगर लगाते हैं तो ये सूजन अंदर की जो है वो धीरे धीरे कम आ जाती है। इवन ये पॉलिप्स मैक्सिलरी जो है वो भी कम आ जाते हैं। और पेट में लेने के लिए एक कृमिघ्न मेडिसिन यानी विडंगारिष्ट जो है वो आपको लेना है। ऐसा अगर करते हैं तो शरीर में जो तीसरा अवस्थापक हम बोलते हैं कि बड़ा जो इंटेस्टाइन रहता है उसमें अगर पचन सुधर जाता है तो ये जनरली राइनाइटिस या फिर साइनोसाइटिस ये बातें नहीं रहती है। सो ये लेप हर रोज लगाना है और विडंगारिष्ट कंटिन्यूअसली 1.5 मंथ तक लेना है। ऐसा अगर करते हैं तो इससे आप बाहर आ सकते हैं। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे अभी, और 6:30 होने को आए हैं, सो विल बी स्टॉपिंग टुडेज लेक्चर। सो मला पावसाळ्यात अंगात कणकण जाणवते, कृपया इलाज काय करू, ताप आल्यासारखं वाटतं पण नसतो। ओके, सो इसका मतलब है कि फीवरिश लगता है लेकिन अगर थर्मामीटर को देखा जाता है तो टेम्परेचर नहीं रहता है। फीवरिश रहता है ना तो इसी का मतलब है कि नींद एक तो पूरी नहीं होती है, या फिर अंग मेहनत ज्याला आम्ही मराठीत म्हणतो कि फिजिकल स्ट्रेन बहुत ज्यादा रहता है, तो उसके कारण भी ये रहता है। तो इसमें क्या करना है, तो एक अमृता रिष्ट करके जो मेडिसिन आता है वो 3 चम्मच 2 बार ऐसा अगर लेते हैं तो ये
जो हम ये जो टिपिकली रेनी सीजन में जो फीवरिश फीलिंग रहती है वो निकल जाती है। सो अमृतारिष्ट 3 चम्मच 2 बार ऐसा ले सकते हैं। रात का खाना जल्दी लेना है और रात का खाना जो है वो रोस्टेड फूड आपको लेना है। खाने में जब भी हम रोटी वगैरह बनाते हैं दैट टाइम 1 चिमूट 1 पिंच जो है वो ओवा डालना है। ओवा इसका मतलब अजवाइन। अजवाइन जब भी डालते हैं ना तभी वो ये बातें कम आ जाती है। ये जो थोड़ा फीवरिश रहता है वो भी कम आ जाता है। सो ऐसा अगर हम करते हैं, हमारा अगर ये जो डेली रूटीन हम अच्छे से रखते हैं और हमारा ये जो आहार विहार और व्यायाम ये बातें अगर हम फोकस करके पूरी दिनचर्या हमारी वैसी अगर फॉलो करते हैं तो उसका परिणाम जो है वो जरूर आरोग्य के ऊपर होता है और हमारा स्वास्थ्य बरकरार रखने के लिए ये काम करता है। सो विल बी सम अप करेंगे अभी ये लास्ट जो क्वेश्चन लिया उसके बाद में। नेक्स्ट संडे फिर से 5 बजे हम एक नया विषय लेके आ रहे हैं। ये जो नया विषय जो है वो है किड्स और आरोग्य। किड्स जो रहते हैं, बच्चे जो रहते हैं, उनका आहार और उनका आरोग्य, ऐसा उसका विषय है। हमने बहुत ये जो हमारे ग्रुप्स है उसके ऊपर पूछा था कि आपको कौन से विषय चाहिए आगे, तो उसमें ये एक जो है वो टॉप मोस्ट विषय था, तो सो उसके वजह से हमने ये विषय चूज किया है। सो अगर आपको किसी स्पेसिफिक विषय के बारे में जानकारी चाहिए तो यू कैन ऑल्सो पुट दोज थिंग्स इन द चैट बॉक्स ऑल्सो। ओके, या सो आज यही मैं रुकती हूँ। सो आई विल हैंड इट ओवर टू प्रियंका। प्रियंका, प्रियंका यू आर म्यूट। वैद्य गौरी जी और वैद्य वैशाली, आपने इम्यूनिटी और पंचकर्मा के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं ये जानकारी सबको लाभदायक हुई है। धन्यवाद आप सबको। ये सत्र पूरी ध्यान से सुना और आज हमारा आरोग्य चर्चा का इम्यूनिटी से जुड़ा ये आखिरी सेशन था, पर आरोग्य चर्चा आगे भी जारी रहेगी और अगले 3 सत्र में बालक और उनके स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा की जाएगी और अगला सत्र 19 जुलाई अगले रविवार को होगा और उसका विषय है बालकों का आहार और आरोग्य। तो हम आशा करते हैं कि आप अब तक जैसे हमारे साथ जुड़े हैं वैसे ही अगले सत्र में जुड़े रहे और धन्यवाद टू फनगुरु ऐप फॉर टेक्निकल सपोर्ट फॉर दिस प्रोग्राम। धन्यवाद। नमस्ते।